हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले इस वीडियो में आपके एयरफोर्स अग्निवीर के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, क्योंकि अगर आप लोग बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके जीके के 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो 7 से 8 क्वेश्चंस हैं वो एकदम मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने अलग अलग टॉपिक से ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिली जाती है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारे चैनल पर एयरफोर्स बाई ग्रुप रागा के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं अपने क्वेश्चंस का मिक्सर। मिक्सर से मेरा मतलब है कि सारे जो मिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। तो जो भारत का मरुस्थल है वो थार रेगिस्तान है, और ये कहाँ पर स्थित है। तो भारत में जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान में स्थित है। अब देखिए, राजस्थान के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो राजस्थान में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान की राजधानी क्या है, ये सभी चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से इस प्रकार से ही पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री। ठीक है, अशोक गहलोत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। तो असम में स्थित है, लेकिन हमें देखिए काजीरंगा के बारे में पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा किसके लिए फेमस है। तो काजीरंगा है एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस। तो एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब असम में स्थित है। असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर, आप सभी को पता है। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और असम में देखिए और भी कुछ होता है, क्षत्रिय नृत्य होता है एक। तो क्षत्रिय नृत्य याद करना है कि क्षत्रिय नृत्य कहाँ पर होता है, असम में। एक होता है बिहू डांस, बिहू डांस भी असम में ही होता है। तो सारी डिटेल्स को अच्छे से याद करें। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी कब और किस दिशा में घूमती है। मतलब पृथ्वी अपनी जो धुरी है किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व। तो ये सभी लोगों को पता होगा कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, रोटेट करती है। अब देखिए, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी है उसको पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो उज्जैन जो है ना, क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि है अपने मध्य प्रदेश में। तो आपसे नदियों के किनारे बसे नगर भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए, हम यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो जैसे आपने बात की अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो साबरमती के किनारे पर स्थित है। तो अहमदाबाद हो जाएगा साबरमती नदी के किनारे पर। उसके बाद अगर बात करें जैसे अपना दिल्ली, तो दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो दिल्ली है अपना यमुना नदी के किनारे पर। उसी प्रकार से जो आगरा है, तो आगरा भी अपना यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये दोनों हो गए यमुना के किनारे पर। उसके बाद देखिए, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी अपने कहाँ से है, तो वाराणसी जो है ना अपना गंगा नदी के किनारे पर है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये टॉपिक पढ़ना है, पढ़ के बताना। कि आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अपना छत्तीसगढ़ है, तो जो छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको आंसर। और एक क्वेश्चन का और बताएं आंसर कि जो जैसे अपनी नासिक है, जैसे अपना उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो नासिक अपना किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो नासिक का बताना है आपको कि किस नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक अच्छी सुचालक होती है, तो वो होती है चांदी। फिर उसके बाद होता है तांबा। ठीक है, तो चांदी की वायर तो आपके घर में डल नहीं सकती है, इसलिए तांबे की वायर डाली जाती हैं जब आपकी लाइट वगैरह फिटिंग होती है घर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गोबर गैस
के मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि गोबर गैस में क्या पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है अपने सामने कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये नारा जो दिया था वो किसने दिया था? तो लोकमान्य तिलक ने दिया था नारा ये। अब लोकमान्य तिलक, इनका पूरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, इसका नारा किसने दिया था? लोकमान्य तिलक। इनको ही कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये लाल, बाल और पाल, तीन लोग थे, लाल, बाल और पाल, जैसे बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने दिया था नारा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की है 25 वर्ष। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अपने पास कि जो अपनी हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, सभी को पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आकाशगंगा का जो नाम है वो है दुग्ध या फिर मिल्की वे। मिल्की वे आपसे पूछ लिया जाता है कि मिल्की वे हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? तो हम रहते हैं मिल्की वे आकाशगंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था वो था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड जो था हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो जो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई है उसके अगर हिंदी भाषा में जो बोली में लिखी गई है वो किस बोली में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है रामचरितमानस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज कवि। इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको मान सकते हो। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी एथेंस शहर में, यूनान के एथेंस शहर में हुई थी, 1896 में हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, आपका एयरफोर्स एग्जाम ही नहीं और भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है भारत अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो जो 1980 में हुआ था, मॉस्को में जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो सबको पता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है अपने 4 वर्षों के बाद। और 2020 का ओलंपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल 100% मान के चलो आप लोग। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीत के लाया था भारत? तो टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें से एक अपना गोल्ड मेडल था और उसके बाद 2 सिल्वर मेडल थे और 3 किसके थे? ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये हो गए अपने 7। ठीक है, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। आप लोग एक बार कंफर्म करके बताना कि कितने मेडल थे। एक तो था अपना गोल्ड मेडल, ठीक है, उसके बाद अपने 3 थे किसके? 3 थे सिल्वर के और 2 सिल्वर के थे और 4 अपने किसके थे? 4 अपने थे ब्रॉन्ज के। ठीक है, तो ये इन सब के आप लोग नाम याद कर लेना कि किसने किसने गोल्ड मेडल जीता और किसने किसने सिल्वर मेडल। तो गोल्ड मेडल का तो आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो भाला फेंका था उसमें गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। तो इनका याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये काफ़ी पूछा भी जा सकता है। लेकिन आप लोग जो ब्रॉन्ज वाले और सिल्वर वाले मेडल हैं उनको तो पूछ ही सकते हैं एग्जाम वाले, तो उनको याद रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में
ओलंपिक खेल हुए थे लंदन में। अब देखिए 2016 के कहाँ पर हुए थे, 2016 के और 2020 के और 2024 के। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 2016 जो 16 के हैं वो हुए थे रियो में, रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुए थे। और 2000 जो 20 के हुए थे तो वो आप सभी को पता है टोक्यो में हुई थी। टोक्यो ओलंपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में टोक्यो में। उसके बाद 2024 में जो ओलंपिक होंगे तो वो होंगे पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ओलंपिक में ध्वज कितने होते हैं। तो ओलंपिक में ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो 5 गोले होते हैं। 5 गोले कौन से कलर के होते हैं, ये 5 गोले जैसे 5 छल्ले होते हैं। तो कौन से कलर के होते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि उसमें कभी कभार क्या होता है कलर भी पूछ लेता है वो। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है। तो माइकल फेल्प्स है ये जो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे। तो ये तो आपको पता है टोक्यो ओलंपिक में होंगे, हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो अगला क्वेश्चन है कि सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली महिला साइना नेहवाल संबंध किस खेल से। तो साइना नेहवाल का संबंध तो आप सभी को पता है साइना नेहवाल किससे संबंधित है। तो साइना नेहवाल का संबंध किससे है, बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन तो काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो साइना नेहवाल का संबंध हो गया, किससे हो गया, साइना नेहवाल का संबंध तो हो गया बैडमिंटन से। तो अब आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में तो कि मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस खेल से है। तो मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो भारत ने जो पहली बार भाग लिया था तो वो लिया था सन 1900 में। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में हर बार। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो ओलंपिक जो खेल थे उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। अब कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है। तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध मेरे ख्याल से शायद वेट लिफ्टिंग से है। आप लोग इसको देख लेना एक बार चेक करके, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। अब देखिए इनके एक जो आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। 3 समाज हैं अपने पास, एक आर्य समाज, एक होता है अपना ब्रह्म समाज और एक होता है ज्योतिबा फुले ने स्थापना की थी। एक तो ये आर्य समाज है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद एक है अपना ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी आपकी किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले। तो काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछे जा सकते हैं इनमें से क्वेश्चन, क्योंकि एक समाज तो आपसे पूछा जाना है, आपकी किसी ना किसी सब्जेक्ट में एक समाज पूछा जाएगा कि इस समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा कब मनाते हैं। तो ये झंडा जो मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचना किसके द्वारा की गई थी। तो श्यामलाल जो गुप्त पार्षद थे उनके द्वारा झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए आप लोग ये चीज़ पढ़ लेना कि झंडा अपना जो भारतीय राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा उसको कब अपनाया गया था, और जो कब अपनाया गया था संविधान द्वारा कब अपनाया गया था। तो इसको याद कर लेना आप लोग। उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए तो झंडा दिवस कब मनाते हैं। तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है इसको भी याद करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि झंडा दिवस का आयोजन कब किया जा सकता है। एक दिवस आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब हम देखिए संविधान दिवस की अगर बात करें तो संविधान दिवस तो मनाया जाता है 26 नवंबर को। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान हमारा कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी को लागू हुआ था संविधान, ठीक है।
तो 26 जनवरी को लागू हुआ था संविधान। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं तो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे 26 जनवरी किस क्या मनाते हैं, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये सभी आपको पता होगा। उसके बाद अगर देखिए संविधान की बात करें तो संविधान सभा जो हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक ज़रूर पूछ ली जाती है। तो अगर कुछ नहीं पूछा जाएगा तो बैठक पूछ ली जाएगी आपसे। तो संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक थी, तो फर्स्ट बैठक कब थी, तो फर्स्ट बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक हुई थी। उसके बाद जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मतलब जो अपनी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद जो सेकंड बैठक हुई थी, तो सेकंड बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को हुई थी सेकंड बैठक। 9 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को। उसमें जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पे जो लास्ट बैठक थी थर्ड बैठक कब हुई थी, तो 13 दिसंबर को 1946 को थर्ड बैठक हुई थी, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अब उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो प्रधान जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे सारे के सारे आज के क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगली वीडियो के इंतजार में रहना कि कब तक अगली वीडियो आएगी। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आने वाला हूँ अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।